हेलो बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 देने जा रहा हूँ। इसमें क्योंकि हम हमारा जो फंडामेंटल कंसेप्ट कहाँ पर पहुँच रहा है कि हम अभी बोहर मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। बोहर मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रदरफोर्ड के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जो बात करते हैं कि हम थोड़ा सा क्योंकि हमारा ये माना गया कि न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ना, तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस हमारा चार्ज हमारा जेड होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन विच एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस। तो हमने क्या देखा कि उसके अंदर हमने ये देखा कि भाई उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो हमारा क्या करेगा, उसमें चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, तो चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करना जरूरी है। चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक्स है, उसको हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, तो आप देखिए चार्ज एंड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी चार्ज एंड प्रॉपर्टी। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी ये हमारा प्रॉपर्टी। पहले चार्ज को समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट समरी के बेस पे बस समझा दें। चार्ज का मतलब होता है गुस्सा आना। चार्ज का फिजिक्स में बदलना पड़े, क्रोधित होना नहीं। एक न्यूट्रल आदमी होता है, एक गुस्से वाला आदमी होता है ना। वो हाई एनर्जेटिक होता है, गुस्से वाला आदमी हाई एनर्जेटिक होता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज मतलब हिंदी में इसको आवेश कहते हैं। चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मतलब आ गई है कि चार्ज का जो फंडामेंटल पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन है। चार्ज का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो अपन देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा इस पर एक बने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है नहीं। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये पॉजिटिव हो सकता है। ये हमारा दो तरह का होता है। कैसा, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक हमारा चार्ज, हमारा क्यू जो चार्ज है दो तरह का होता है। नेचर वाइज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है ना। अब तो इसमें अब इसमें क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या अट्रैक्ट करते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो अट्रैक्शन यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर क्या अट्रैक्शन क्या होगा, अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, REPL। और अपोजिट नेचर का चार्ज, है वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ठीक, अट्रैक्शन करेगा। ये हमारा आपका ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या गई, तीसरी हमारी है कि चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज। तो चीज है यहां पर है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब Q इक्वल टू एन।
क्योंकि किसी बॉडी पर चार्ज निकालेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब क्या है, Q इक्वल टू एन के बराबर होता है। एन हमारा इंटीग्रल वैल्यू होती है, ये हमारा चार्ज क्वांटाइजल क्वांटिटी से मतलब। जैसे आपको बताऊं, मैंने कहा एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चे मेरे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा हमने 9th क्लास में स्पेशल किसी की परमिशन से हमने अपने क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम क्या कहेंगे कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, एक हमारा 20 11th के बच्चे, एक हमारा 9th का बच्चा। तो 9th को क्या कहेंगे, 9th वाले बच्चे को क्या कहेंगे, आधा बच्चा माने क्या, है ना, आधा बच्चा तो मान नहीं सकते। तो मतलब कहने का मतलब है आदमी की यूनिट तो 1 है, मतलब आदमी के नंबर तो कितना है, नंबर हमारा 21 है। भले आधा बच्चा, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा, नंबर तो इंटीग्रल है। तो आदमी के जो क्वांटिटी ऑफ नंबर्स ऑफ द मैन या स्टूडेंट इज द 21, नॉट फॉर कितना 20.5 तो नहीं है, है ना। तो ये हमारा इसका मतलब होता है। तो Q इक्वल टू एन ये होता है। अब हमारा क्या करते हैं, चौथा जो पॉइंट है, अगर कोई भी दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे, जैसे हमारा Q1 हमारा ये है और Q2 हमारा, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा R है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा R है। तो हमारा इसमें इंटरेक्शन फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा होगा। ठीक है, अब ये R है तो K की वैल्यू कितनी है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई F1 नॉट R। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 लेते हैं इन SI यूनिट के अंदर, किसके अंदर, SI यूनिट के अंदर, और K की SI के अंदर, कितना SI के अंदर, और 1 होती इन CS, 1 इन CS, ये इसकी आपकी प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें देखो एनर्जी आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, बच्चे CBSE वाले बच्चे हैं 9th क्लास में, उन्होंने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 5वां पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, है ना। जैसे मान लो अपन ने जैसे कि अगर कोई भी दो चार्ज का सिस्टम किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे तो उसमें आप उनकी एनर्जी कितनी एग्जिस्ट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। 6वां पॉइंट हमारा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस से गिवन है या पोटेंशियल गिवन है किसी पॉइंट पर, मतलब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने वाला वर्क डन को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आपका ये हमारा PE की वैल्यू कितनी होती है, PE की वैल्यू होती है Q इंटू V, Q इंटू V को एक फार्मूला हमारा ये भी है। और इसकी जो हमारा क्या होता है Q इंटू V, तो 1 क्यों हमारा है, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं इसको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 न्यूटन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होती है। तो ये आपकी मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको बता दी। अभी क्योंकि ये अपन बोहर मॉडल की तरफ जा रहे हैं तो इसके यूजफुल है। जब तक अपन इसके दिमाग में अपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अपने दिमाग में ये उसका, क्योंकि अपन या तो रटाई करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा होता, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर ये हमें फंडामेंटल ज़रूरत थी, तो मैंने फंडामेंटल एक्सप्लेन कर दी। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग है ये प्रॉपर्टी। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग जो है भाइयों बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ केमिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िए, बहुत मतलब रेगुलरिटी की ज़रूरत है ना, रेगुलरिटी की ज़रूरत है। केमिस्ट्री जैसा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, बस रेगुलरिटी, पढ़ाने वाला टीचर इंटरेक्टिव हो, मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सिखाता हो। मतलब केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट कोई मतलब मुझे लगता है आसान नहीं और धोखा नहीं दे सकता है। IIT के अंदर
एक बार फिजिक्स धोखा दे कर सकता है कि आखिर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्लियर नहीं है। मैथमेटिक्स तो धोखा दे सकता है, लेकिन केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं दे सकती है। केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको फंडामेंटली थोड़ा सा इनिशियली टच हो और अच्छे तरह से टच होगी तो फिर आपको केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं देती। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगली हेडिंग, रेडिएशन ऑफ कैलकुलेशन अल्फा पार्टिकल। रेडियस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो अपना अगली बात कौन रहा है, रेडियस ऑफ कैलकुलेशन। रेडियस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये एक्चुअली यहाँ पर एक थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, एनर्जी दो तरह की, 9th में पढ़ी होगी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे मान लो सपोज दैट रदरफोर्ड का जैसे ये न्यूक्लियस है और कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, चक्कर काट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एनर्जी इसमें कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो एनर्जी जब कंजर्व होती है तो इसमें क्या बताया गया कि Pe1 प्लस Ke1 इक्वल टू Ke2 प्लस तो P कितना है, P हमारा इनफाइनाइट में मानेंगे तो क्या K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R और प्लस हमारा यहाँ पर कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितनी है, इस जगह इनफाइनाइट पर थी। अब यहाँ पर जो किसी K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R प्लस हमारा अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर पहुँचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो निकलेगा ये वर्ड यहाँ पर R1 इक्वल टू इनफाइनाइट, इट बिकम 0। तो R की वैल्यू कितनी निकलेगी, R की वैल्यू निकलेगी K Q1 Q2 अपॉन हाफ mv²। तो कहने का मतलब क्या निकलेगा, विच इम्प्लाई दैट R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या V1², यहाँ पर V1 है तो V1 मान V1, तो V1 के तो हम क्या करेंगे R प्रोपोर्शनल टू V1, रेसिप्रोकल V1² के ये अपने मान लेंगे। ये हमारी आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि अपने कोई एग्जाम्पल है, जैसे अपन कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में अपन को ये कहा गया कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल डबल द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बिकम, if the velocity of alpha particle radius become double, रेडियस डबल हो जाए तो वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, ये पूछा है। तो सीधे सीधा कंसेप्ट फंडामेंटली इसको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बोला है। तो क्या निकलेगा, तो देखिए ये हमारा जो निकलेगा क्या कि जैसे मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन क्या कि व्हाट द वेलोसिटी रेडियस बिकम डबल, तो R मैंने कहा R प्रोपोर्शनल टू 1/v², तो R1 R2 इक्वल टू v2² अपॉन v1 का होल स्क्वायर। तो रेडियस डबल होगी, तो रेडियस R है और ये 2R है, तो v2 अपॉन v1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर आपका v2 अपॉन v1 कितना निकलेगा, तो v2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा है, ठीक। तो रिलेशन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियस ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इफ रेडियस को डबल कर दिया जाए तो हमने ये आंसर बता दिया है ना। अगर ये क्वेश्चन लिखिए, इफ द वेलोसिटी डिक्रीज बाय हाफ,
इफ द वेलोसिटी डिक्रीज हाफ, हाउ मच परसेंटेज रेडियस विल बी इंक्रीज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रेडियस विल बी इंक्रीज। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ द वेलोसिटी डिक्रीज बाय हाफ, इफ द वेलोसिटी डिक्रीज बाय हाफ, हाउ मच रेडियस विल बी इंक्रीज, हाउ मच रेडियस विल बी इंक्रीज। तो उसने क्या है कि वेलोसिटी कितनी डिक्रीज करेगी, तो हमने क्या, हमने बताया R1/R2 इक्वल टू V2 का, है ना। तो हमने उसने क्या, रेडियस हमारी कितनी है कि वेलोसिटी डिक्रीज बाई हाफ, वेलोसिटी डिक्रीज बाई हाफ, तो R1/R2 डिक्रीज कर रहा है, तो V2 कितना ले लेगा, डिक्रीज, मतलब V1 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, है ना। तो ये हमारी पहले रेडियस R2 कितना निकलेगा, R2 इक्वल टू 4R1, तो अब इसमें कितना परसेंट रेडियस कर रहा है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, तो परसेंटेज ऑफ रेडियस इंक्रीज, चेंज कितना होगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1, तो कितना हो गया, ये हमारा है 3R1 अपॉन R1 इक्वल टू 3। तो परसेंटेज रेडियस कितना हुआ रेडियस, ये 3 से परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज करेंगे 3 से, मतलब ये इसको करेंगे, ये क्या करेंगे, कितना परसेंटेज में निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज 3 to 100, तो 3 से आ गया, कितना है 300% इंक्रीज हुआ रेडियस हमारा, 300% हमारा रेडियस हमारा इंक्रीज हुआ, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो कि क्योंकि इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट काम करेगा, एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक दो कोई कंडीशन, दो ही हमारी स्टेट पे, कि जैसे ये पॉइंट है, इस पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अगला पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट है, जो आप मैकेनिक्स में फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की यूज होती है। अब लिखें प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अगला पॉइंट क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अगला हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, प्लैंक ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो किस नेचर की होती है, वो हमारी जो मैक्सवेल ने बताया था वो कैसी होती है, वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को दिखाता है। बाई हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल कैन एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, एज डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को शो करता है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को शो करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेव्स है, जब किसी नुकीली चीज से जाती है तो वो क्या करती है, मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है, इस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस है मूविंग ऑफ लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेव्स, नहीं मार्जिंग ऑफ लाइट टू डिफरेंट वेव्स, उसको बताता है, ठीक है। तो ये आपने आपको बता दिया इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन बता दिया। अगर हम बात करते हैं ब्लैक, अगली कुछ टर्म है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहला कुछ टर्म है, ये इसको समझ लीजिए, ये समझाने वाले पॉइंट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा हमारा कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम, स्पेक्ट्रम। ये 3 पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी को एज्यूम करें जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। ऑल रेडिएशन ऑफ द वेव ऑब्जर्व कर सके उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। बट जो इमिशन होता है नहीं, बट हमारा इमिशन क्या होता है, बट इमिशन हमारा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है। यूँ कहिए दूसरी वर्ड में आपको ये बताऊं कि आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब है कैन इटम ऑल फ्रीक्वेंसी की वेव्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एंड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एक बार और सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आइडियल ब्लैक बॉडी। काली बॉडी एक्चुअल में आप 11th के अंदर अपन पढ़ेंगे रीड के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर पढ़ेंगे। तो काली बॉडी क्या होती है, काली बॉडी होती है अपनी जितनी तरह की वेवलेंथ है वो सबको एब्जॉर्ब करती है, सबको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। और यहाँ पर कहा है अपने कि आइडियल ब्लैक बॉडी मीन्स विच कैन एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बट कैन इमिट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब काली बॉडी वो बॉडी है जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एमिट करती है, बट इमिट करती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जो करता है एट ए टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करती है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब तो यहाँ पर अपना ये बात है, फोटोन इमिशन जो होता है, इमिशन एब्जॉर्प्शन जो लाइट एनर्जी का होता है वो फोटोन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, फोटॉन। फोटॉन क्या होता है, फोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। एक पैकेट्स की एनर्जी एक पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। क्या करती है, एक पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी मानते हैं। तो पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को मानते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहेंगे कि आपकी ये हमारी एनर्जी फोटॉन। फोटॉन इज द मासलेस क्वांटिटी। तो फोटॉन इज क्वांटाइज वैल्यूज होती है। फोटॉन हमारी क्या होती है, फोटॉन इज क्वांटाइज वैल्यू है ना। फोटॉन जो एनर्जी होती है, फोटॉन एनर्जी क्या क्वांटाइज होती है। जैसे एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू मानती है, एक फोटॉन की एनर्जी क्या मानते हैं, लीजिए h न्यू माना जाता है। तो एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू माना जाता है। तो E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच है ना, एच न्यू। अगर कोई एनर्जी अपन निकालेंगे तो E इक्वल टू ई डैश इक्वल टू एन एच, तो ये आपकी फोटोन की E, और इसको अपन न्यू को अपन लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये वेव्स के नेचर के हिसाब से बताई थी। ठीक है, अब रेस्ट। आप आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फोटोन का मास कैसा होता है, फोटोन का मास हमारा कैसा होता है, फोटोन का मास कैसा होता है।